हेलो दोस्तों, कैसे हैं हम सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं अजीत कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूँ सफल ऑनलाइन क्लासेस में। आप सभी को बता दें कि हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी का 7वां चैप्टर कर रहे हैं और जो करने वाले हैं जिसका नाम है आनुवांशिकता तथा जैव विकास। तो इसको हम यह आप आगे की क्लास में भी पढ़िएगा और यह पूरा इंटरेस्टिंग जो है चैप्टर होने वाला है। और आपको बता दें कि इस चैप्टर से हमें यह बताया जाता है कि मनुष्य का जो है विकास कैसे हुआ और किसी भी जीव का विकास कैसे हुआ। तो और आनुवांशिकता के पिता किसे कहा जाता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। उसके बाद देखते हैं इसका फर्स्ट टॉपिक है मेंडल के बारे में। गैगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रेलिया देश के ब्रुन नामक स्थान में ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे। पादरी यानी पंडित हो सकता है, पादरी यानी पंडित। इन्होंने मठ यानी चर्च मान सकते हैं, चर्च। इन्होंने अपने वैज्ञानिक खोजों से आधुनिक आनुवांशिकी की नींव डाली, इसीलिए इन्हें आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। मटर के पौधे पर किए अपने प्रयोगों के निष्कर्ष को उन्होंने 1866 ईस्वी में एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेचर हिस्ट्री ऑफ बर्न में प्रकाशित किया, परंतु वैज्ञानिक जगत में 34 वर्ष तक इस पर ध्यान नहीं दिया। उनकी मृत्यु के पश्चात, किनकी मृत्यु? मेंडल के मृत्यु के पश्चात 1900 ईस्वी में इन्हें इनके प्रयोगों के निष्कर्ष को वैज्ञानिक द्वारा मान्यता दी गई। तो इनके मर जाने पर यानी इनकी मृत्यु के बाद इनके प्रयोग के निष्कर्ष को वैज्ञानिकों द्वारा जो है मान्यता प्राप्त हुई। और आपका फर्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से रहने वाला है आनुवांशिकी गुण किसे कहते हैं। आपको बताना होगा वैसा गुण जो बच्चों में उनके माता पिता से आते हैं उसे आनुवांशिकी गुण कहते हैं। लंबाई, हाथ एवं पैर का आकार, आँख का रंग इत्यादि। उसके बाद है कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उसमें है आनुवांशिकता का सिद्धांत गैगर जॉन मेंडल ने दिया था। उन्होंने इस सिद्धांत को देने के लिए 4 जोड़ी भिन्न भिन्न गुण वाले साधारण मटर के पौधे को चुना था। मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। मेंडल का प्रथम नियम पृथक्करण का नियम कहलाता है। मेंडल ने आनुवांशिकी के गुण को दर्शाने के लिए 7 जोड़े विभिन्न गुणों वाले साधारण मटर के पौधे को चुना था। मेंडल ने शुद्ध लंबे पौधे को टीटी यानी मतलब कैपिटल डबल टी, अशुद्ध लंबे पौधे को कैपिटल टी और स्मॉल टी से सूचित किया। शुद्ध बौने पौधे को डबल स्मॉल टी से दर्शाया था। ग्रेमेट शुद्धता का सिद्धांत मेंडल ने दिया था। आनुवांशिकी शब्द की खोज टी.एच. मॉर्गन ने किया। जीन शब्द की खोज वाटसन ने किया। डार्विनवाद का सिद्धांत डार्विन ने दिया। तो ये सब आपको याद कर लेना है। उसके बाद है उपाजित अंग का सिद्धांत लेमार्क ने दिया। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दी ऑर्गन ऑफ स्पाइसीज पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन। फिलोसफिक जूलॉजी पुस्तक के लेखक लेमार्क। मेंडल के एक संकरण में लक्षण प्रारूप अनुपात फेनोटाइप
3:1, जीन प्रारूप अनुपात जीनोटाइप 1:2:1। मेंडल के द्वि संकरण में लक्षण प्रारूपी अनुपात फिनोटाइप 9:3:3:1। जीन प्रारूपी अनुपात जीनोटाइप 1:2:4:2:4:2:1:2:1। उसके बाद पॉइंट दिया गया है लेमार्कवाद या उपाजित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत। इस चैप्टर को आप पढ़िएगा ना, जब एनसीईआरटी से लेके पढ़िएगा इस चैप्टर को, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इसमें बताया जाएगा अब आप जो है आपकी जो है कुछ लक्षणें होंगे जो माता पिता से आए होंगे, उसके बारे में आपको पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। पहले फ्रांसीसी प्राकृतिक वैज्ञानिक लेमार्क ने सबसे पहले 1809 में जैव विकास के अपने विचारों को अपनी पुस्तक फिलोसॉफिक जूलॉजिक में प्रकाशित किया था। इसे लेमार्कवाद या उपाजित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत कहते हैं। इसके अनुसार जीवों के जीन अंगों का ज़्यादा या कम उपयोग होता है, उन अंगों में अपने आप परिवर्तन होने लगता है और उनके व्यवहार पर वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। लेमार्क के सिद्धांत का खंडन जर्मन वैज्ञानिक वाइसमान ने चूहे के 21 पीढ़ियों के पूंछ काट कर किया। समजात अंग किसे कहते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन है ये। ऐसे दो अंग जिनकी बनावट संरचना एक जैसी ही हो परंतु उनके कार्य अलग अलग हों, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे मानव का हाथ और कुत्ते का अपार्द, पक्षियों के पंख और बिल्ली का अपराध। उसके बाद है असमजात या समवृत्त अंग किसे कहते हैं? ऐसे दो अंग जिनकी बनावट संरचना भिन्न भिन्न हो परंतु उनके कार्य एक जैसे हों, असमजात अंग कहलाते हैं, जैसे पक्षी और तितली के पंख। उसके बाद है रेडियो कार्बन काल निर्धारण से आप क्या समझते हैं? यह भी आपसे पूछा जा सकता है और नहीं भी पूछा जाएगा तो आपको याद कर लेना है। आपको यह 12th या 11th में पूछा जा सकता है। तो आपका है यह जीवाश्म की आयु ज्ञात करने की एक वैज्ञानिक विधि है। इस विधि के द्वारा पुरानी से पुरानी वस्तु की आयु को ज्ञात की जा सकती है। जैसे आपको जो है घर में कोई कंकाल मिला और आप रेडियो कार्बन तकनीक से यह पता कर सकते हैं वह कितना साल पुराना है। तो यह बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यह आपको याद कर लेना है। और आपको उसके बाद है महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है मानव में 23 जोड़े, यह भी इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा। 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। पुरुष में XY लिंग क्रोमोसोम पाया जाता है, स्त्री में XX क्रोमोसोम पाया जाता है। नर और मादा दोनों में 22 जोड़े गुणसूत्र समान होते हैं जिन्हें ऑटोसोम कहते हैं। बच्चों का लिंग उसके पिता पर निर्भर करता है ना कि माता पर। तो जो यह शोषण का भी कारण है, यह पॉइंट देख रहे हैं, शोषण का भी कारण है। लिंग का पूर्ण जोड़ा XX स्त्री में पाया जाता है। उसके बाद है मानव में लिंग निर्धारण को समझाइए। मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं जिसे क्रोमोसोम कहते हैं। 22 जोड़े क्रोमोसोम, 1 जोड़े होते हैं जिसे ऑटोसोम कहते हैं। 23वां जोड़ा भिन्न आकार का होता है जिसे लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं, X और Y। X क्रोमोसोम लंबा और छड़ के आकार का होता है। Y क्रोमोसोम अपेक्षाकृत बहुत छोटे आकार का होता है। नर में Y दोनों लिंग क्रोमोसोम मौजूद होते हैं पर मादा में Y क्रोमोसोम नहीं होता है। उसके स्थान पर एक और X क्रोमोसोम होता है, अर्थात मादा में 2 X क्रोमोसोम लिंग क्रोमोसोम के रूप में होते हैं।
यह X और Y क्रोमोसोम ही मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। यदि नर का X मादा के X से संयोग करता है तो संतान लड़की, और यदि नर का Y मादा के X से संयोग करता है तो संतान लड़का होता है। अतः बच्चों का लिंग पूर्णतः उसके पिता पर निर्भर करता है। यह आपको जान लेना है। और तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।